हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। 11 क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं जानता हूँ थोड़ी सी शिकायत है हमसे कि मैं केवल 12 क्लास के लिए वीडियो बनाता हूँ और 11 क्लास का ध्यान में नहीं रखता हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है, मेरे दिमाग में चलता है ना कि पहले 12 क्लास के बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम है, उनके माथे पर एग्ज़ाम है और इसीलिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए वीडियो नहीं बनाना है, आपका भी टोटल सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो आइए इसी क्रम में स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बड़ा ही छोटा और बड़ा प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है परमाणु क्रमांक, जिसको आप परमाणु संख्या के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आइए कलम कॉपी निकालिए, नाराजगी थोड़ी दूर करिए, कोई बात नहीं, कलम कॉपी निकालिए और शुरू करते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या जिसको अक्सर मैं बोलूँगा, उसको अंग्रेजी के जेड, जो जेड है कैपिटल लेटर जेड से सूचित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है, परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो जेड कैपिटल, ध्यान रखिएगा, जेड से सूचित किया जाता है। पहला पॉइंट अब है कि क्या है परमाणु क्रमांक, ये महत्वपूर्ण बात है। परमाणु संख्या माने क्या, तो आइए एक एक करके आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एक तत्व है कोई, और तत्व का कोई एक परमाणु है, और इस परमाणु के नाभिक में आपको पता है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कल्पना करिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन्स हो गया 5। अच्छा चलिए एक और कल्पना करते हैं कि एटम है, और इस एटम के नाभिक में 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए कि ये 10 प्रोटॉन हैं। गिन लेना, कोई जरूरी नहीं कि 10 ही हो, हमारे दिमाग में कि 10 हमने गिन दिए हैं। 3 3 6 6 4 10, हाँ बिल्कुल सही है। चलो एक और देखते हैं, एक ये है, ये एटम है, किस चीज़ का एटम है उसे मुझे लेना देना नहीं है। इसके नाभिक में प्रोटॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 11 हो गया। प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन्स हो गया 11। स्टूडेंट्स अब देखो, कुछ भी रटना नहीं है, इसमें प्रोटॉन 5 है तो इसका परमाणु संख्या 5 है। परमाणु संख्या 5 है, इसमें प्रोटॉन 10 हैं तो परमाणु संख्या कितने हो गया, परमाणु संख्या हो गया 10। इसमें प्रोटॉन 11 हैं तो परमाणु संख्या कितने हो गया, 11। मतलब क्या निकाले कि किसी भी तत्व के एक परमाणु में उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जिसको आप धनायन कहते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं में धन आवेश होती है, उसकी संख्या का नाम क्या है, परमाणु संख्या है। संख्या का ध्यान रखिएगा, 10 को अगर प्रोटॉन है इसका मतलब परमाणु संख्या 10। कल्पना करो कि आपके पास एक परमाणु है, ये एटम है, इसमें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन्स जो है 30 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जेड माने परमाणु संख्या कितना हो गया, 30 हो गया, इसके परमाणु संख्या हो गया 30। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि नंबर सब जो प्रोटॉन होते हैं, उसी प्रोटॉन की संख्या का नाम क्या है, परमाणु संख्या है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन मुझे देना हो तो आप लिख सकते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। लिखो भाई, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। आपको बात आई समझ में? कोई भी तत्व, मान लीजिए कि लोहा है, आप जानते हो लोहा का परमाणु संख्या 26 है। क्या मतलब निकाल रहे हो कि लोहा का एक परमाणु निकालोगे तो उस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 26। इसीलिए उसका परमाणु संख्या कितना है? 26 है। अब मान लो कि आपको याद है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका क्या मतलब निकालते हो? इसका अर्थ ये निकाल रहे हो कि कार्बन से एक परमाणु निकालो और उस परमाणु के नाभिक में खोजो कि कितने प्रोटॉन हैं, तो 6 होंगे, इसीलिए तो उसका परमाणु संख्या 6 हुआ ना। अब आइए कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स। अब आपको ये जानना ही होगा कि कौन ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 0 है। मतलब वो कौन ऐसे तत्व हैं जिसके नाभिक में प्रोटॉन 0 हैं? तो ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं है जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या हो? 0 हो। इसका सीधा सा सरल सा मतलब है कि कोई ऐसा परमाणु मौजूद नहीं है जिसका प्रोटॉन 0 न हो, और इसीलिए परमाणु संख्या भी किसी भी तत्व का 0 नहीं होता। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या जो होता है 0 नहीं होता। परमाणु संख्या 0 नहीं होता है। आइए एक दूसरी बात सीखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसा तत्व जानते हो जिसका परमाणु संख्या 8.3 हो, मतलब दशमलव में हो? बताओ, आप जानते हो? इस तरह से जैसे मान लीजिए कि अभी परमाणु संख्या कितना आ गया, तो 40.7 है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि आप न जानते हो कि पॉइंट में होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपने जितना याद किया उसमें तो किसी का नहीं था पॉइंट में। तो याद रखें आज के बाद, जो एटॉमिक नंबर नेवर विद फ्रैक्शन, कभी भिन्न के रूप में, कभी दशमलव के रूप में होता ही नहीं है। परमाणु संख्या तो 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 25.3 नहीं होगा। बात समझ में आई ना? परमाणु संख्या कभी भिन्न के रूप में नहीं होता। तो ये भी लिखेंगे, परमाणु संख्या कभी भी भिन्न, पॉइंट कह दीजिए इसको, भिन्न का मतलब हो गया क्या चीज? P/Q। आप यही नहीं कहते हैं भिन्न के रूप में नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ कि कोई ऐसा परमाणु जानते हो जिसका परमाणु संख्या ऋणात्मक हो? बोलो धीरे से। नहीं ना, होता ही नहीं है। कोई ऐसा परमाणु पॉसिबल नहीं है जिसके नाभिक में प्रोटॉन नेगेटिव संख्या में हो। जब नेगेटिव में, ये संख्या ही का नाम परमाणु संख्या है ना, तो ये संख्या नेगेटिव नहीं होता, मतलब एटॉमिक नंबर नेवर भी नेगेटिव। एक लाइन लिख देता हूं अंग्रेजी में ही, एटॉमिक नंबर नेवर बी नेगेटिव, कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। तो हमने क्या सीखा कि जो जेड है हमारा, हमने सीखा कि जो जेड है ये 0 नहीं संभव है। जेड जो है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं संभव है। हमने सीखा कि जेड जो है नेगेटिव भी कभी संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जेड कहेंगे 0 नो, जेड फ्रैक्शन नो, तो क्या होगा? ऑलवेज जो होगा धनात्मक, धन पूर्णांक संख्या होगा। परमाणु संख्या हमेशा धन पूर्णांक संख्या होते हैं। अब आइए एक और बात मजेदार बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक तत्व है, यहां पर लिख रहा हूं, एक तत्व है X। कल्पना करिए इस तत्व के बारे में हम नहीं जानते और इसकी परमाणु संख्या
कुछ है, मान लीजिए कि P है, और एक तत्व आपने खोज लिया मान लीजिए कि Y, और इसकी भी परमाणु संख्या P है। क्या स्टूडेंट्स ऐसा कोई संभावना आपको नजर आ रहा है? मेरे कहने का मतलब सीधा सा समझो कि क्या दो तत्व या दो से ज्यादा तत्वों की परमाणु संख्या समान हो सकते हैं क्या? मतलब कहने का कि प्रोटॉन अगर मान लीजिए कि इसमें 11 है तो परमाणु संख्या 11, तो इसको हम लोग सोडियम कहते हैं। आपको पता है कि वे तत्व जिसके परमाणु संख्या 11 है वो क्या है? सोडियम है। तो क्या और भी कोई तत्व संभव है जिसका परमाणु संख्या 11 हो जाए? कभी नहीं, कभी नहीं। एकदम नोट कर लो, लिख लो, मैं खुद भी लिख देता हूं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो चलो आ जाओ, लिखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं होता है, नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि वो तत्व हमने खोजा जिसका परमाणु संख्या 11 है, तो याद रखिए वो सोडियम ही है, वो सोडियम ही है। आपका हो सकता है दूसरे रूपों में आपने उसको प्राप्त किया हो, क्योंकि परमाणु संख्या अगर 11 सोडियम का है तो केवल और केवल सोडियम का है, और किसी भी तत्व का परमाणु संख्या 11 नहीं है। इस चीज को आपको नोट करना होगा। अब आइए स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए, फिर आते हैं और कुछ बातें करते हैं आपके साथ। आइए स्टूडेंट्स, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बहुत ही मज़ेदार बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। अब जरा देखो इस बोर्ड पे, ये कार्बन है। इस कार्बन के परमाणु है, मान लीजिए ये एटम हो गया, और इस एटम का जो नाभिक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस नाभिक में 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको अब मजेदार बात बता रहा हूं। अगर किसी भी विधि से स्टूडेंट्स, अगर इसके नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ा दो, एक प्रोटॉन बढ़ा दो कहीं से भी, किसी भी मेथड से, तो जानते हो स्टूडेंट्स, अब ये कार्बन आपका ना कार्बन नहीं रहेगा, ये हो गया अब नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन हो गया, और इसके नाभिक में हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन्स हो गया 7। तो जैसे प्रोटॉन 6 से आपने 7 किया, बस ये कार्बन क्या हो गया? तो नाइट्रोजन में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ, आप इसका अर्थ निकाल रहे हैं ये, कि अगर किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में अगर मैं प्रोटॉन की संख्या बदल दूं किसी भी मेथड से, तो वो एटम ही, वो तत्व ही बदल जाएगा, वो परमाणु ही बदल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप थोड़ा और सीधा सरल शब्दों में समझो। लोहा जानते हो, तो लोहा के एक परमाणु के नाभिक में बताओ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? तो प्रोटॉन है 26, तभी तो याद है आपको परमाणु संख्या 26। अब सोचो, हम चाहते हैं कि मेरा जो लोहा है वो लोहा न रहे, चांदी हो जाए। सोना बाद में सोचेंगे, चांदी हो जाए। तो अब जानते हो कि इसमें प्रोटॉन है 26। तो अगर किसी भी मेथड से अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दो, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ाकर अगर इसी में कर दो प्रोटॉन कितने बताओ? प्रोटॉन्स 47। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है ना, तो अगर किसी भी मेथड से अगर 47 कर दोगे तो देखोगे कि लोहा लोहा नहीं रहा, अब Ag हो गया, वो चांदी हो गया। इसका मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दें तो वह तत्व जितना बढ़ाएंगे वो अगला तत्व हो जाएगा। अगर इसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा लें तो जितना घटाएंगे और जितना नंबर पड़ेगा वो तत्व वही हो जाएगा।
इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपका प्रोटॉन है वो फंडामेंटल है, एकदम बिल्कुल फंडामेंटल है। प्रोटॉन की संख्या बदलते ही एलिमेंट बदल जाएंगे। अब आपके मन में कुछ उत्सुकता जग रही है कि अगर ये इतनी ही आसान है तो ये खिड़कियों में लोहा क्यों लगा हुआ है, सबको चांदी बनाओ। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना लंबा ये लोहा को सोना में, मैंने परमाणु इसमें प्रोटॉन की संख्या इतना परिवर्तित कर देना। लेकिन छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, इसको नाइट्रोजन में बदल देना, इसको ऑक्सीजन में बदल देना, जैसे इसमें एक और बढ़ाओगे ना तो परमाणु प्रोटॉन हो जाएंगे 8 होने का मतलब ये नाइट्रोजन नहीं रहा, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बदलते ही वो क्या हो जाएगा, एक अलग तत्व हो जाएगा, एक अलग गुण वाला पदार्थ हो जाएगा। अब आइए इस परमाणु संख्या के बाद एक छोटी सी और बात करना चाहेंगे आपके साथ, वो है द्रव्यमान संख्या। नाम सुने हैं? द्रव्यमान संख्या अंग्रेजी में कहते हैं मास नंबर। सबसे पहला बात स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि मास नंबर जो है किसी से सूचित करते हैं, तो मास नंबर इज डिनोटेड बाय, स्टूडेंट्स कैपिटल है, याद रखिएगा, इसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं। जैसे परमाणु संख्या को कैपिटल जेड से सूचित करते हैं ना, उस तरह से द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल ए से। अब ये क्या है द्रव्यमान संख्या, ये हमें जानना है। तो आइए देखिए क्या चीज है। यह एक परमाणु है, परिभाषाओं पे नहीं जाना है, आपको समझना है कंसेप्ट को। परिभाषाएं भूलते रहिएगा आप, लेकिन एक बार कंसेप्ट जान लीजिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। मान लीजिए कि ये देखिए परमाणु है अगर, तो आपको पता है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, हर परमाणु में एक नाभिक होता है, और नाभिक में दो लोग रहते हैं। कौन कौन? तो प्रोटॉन भाई और उनके भाई एक और कौन, न्यूट्रॉन। तो आप ये देखिए, मान लीजिए कि ये परमाणु का ये नाभिक है, और इस नाभिक में प्रोटॉन, मान लीजिए कि प्रोटॉन है 5 गो, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन है 7। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़िए। आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दोनों का जो जोगफल, दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तो कितना हुआ, 7 और 5 12, ये हो गया 12। इसका मतलब कि जिस तत्व का भी ये परमाणु होगा उसका द्रव्यमान संख्या होगा 12। तो सिंपल सा परिभाषा देते हैं कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के जोगफल को उस परमाणु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आइए लिख देते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसका जोगफल है, एक बार फिर से बोलिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग माने योगफल, जोड़, योग उस तत्व का क्या कहलाता है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। याद रखिएगा कि इसका मतलब होगा कि द्रव्यमान संख्या को आप कहते हैं कि ये ए है। एक मैं दूसरा चौक लेना चाहूँगा स्टूडेंट्स। अगर आप कहते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो आपका ए है तो P + N, तो याद रखिएगा P माने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, P मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, N माने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, माने प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों का जोगफल क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब आइए 3 महत्वपूर्ण बातें। क्या द्रव्यमान संख्या 0 हो सकती है? आप सोचो, तो दुनिया का ऐसा कोई परमाणु मौजूद नहीं है जिसमें प्रोटॉन 0 हो।
प्रोटॉन जब जीरो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, तो फिर द्रव्यमान संख्या कैसे जीरो होगा? मतलब मास नंबर नेवर बी जीरो, मास नंबर नेवर बी जीरो, आप भी कभी जीरो नहीं हो सकते। अब आइए, क्या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है? सोचो, द्रव्यमान संख्या भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में संभव है? तो आप आओ विचार करो, रटना नहीं है, सोचो समझो। क्या प्रोटॉन भिन्न के रूप में है? क्या न्यूट्रॉन भिन्न के रूप में हुआ है? जब न प्रोटॉन भिन्न के रूप में है ना न्यूट्रॉन भिन्न के रूप में है, तो दोनों का योगफल कैसे भिन्न होगा मेरे भाई? कभी नहीं। मास नंबर नेवर बी फ्रैक्शन, मास नंबर नेवर बी फ्रैक्शन, ये कभी भी फ्रैक्शन माने भिन्न के रूप में, बटा के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। अब आइए तीसरी बात, क्या द्रव्यमान संख्या ऋणात्मक संभव है? तो क्या प्रोटॉन ऋणात्मक है? नहीं ना। क्या न्यूट्रॉन ऋणात्मक है? नहीं ना। तो दोनों का योगफल कैसे ऋणात्मक होगा? मतलब मास नंबर नेवर बी नेगेटिव। चलिए, ये भी बात आपने सीख लिया, जान लिया। मास नंबर नेवर बी नेगेटिव। तो आपने यहां पर भी तीन बातें सीखी कि द्रव्यमान संख्या कभी शून्य नहीं होगा, ना नोट कर लो, गांठ बांध लो। दूसरी, द्रव्यमान संख्या कभी भिन्न के रूप में नहीं संभव है। और तीसरी, द्रव्यमान संख्या कभी ऋणात्मक संभव नहीं है किसी भी परमाणु का। अब आइए चौथी बात, क्या दो तत्वों का द्रव्यमान संख्या बराबर हो सकता है? इस बार जवाब है हाँ। दो या दो से अधिक तत्वों का मास नंबर सेम हो सकता है, द्रव्यमान संख्या बराबर हो सकता है। तभी तो चल के समभारिक जैसा नया शब्द आया, जिसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा नोट में, तो याद ये रखना है कि दो या दो से अधिक तत्वों का मास नंबर इक्वल हो सकता है। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर, मे हैव सेम मास नंबर। दो या दो से अधिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या बराबर हो सकता है। एकदम इस बात को याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या जो हो सकता है बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रोटॉन की संख्या समान नहीं हो सकती है। और प्रोटॉन की संख्या का ही नाम क्या है? आपका परमाणु संख्या है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको आप सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन याद रहेगा ना, जो नाभिक में रहते हैं ना, जैसे भारत के लोग इंडियन कहलाते हैं, उसी तरह से नाभिक में न्यूक्लियस में रहने वाले क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। उसका यही मतलब है। तो स्टूडेंट्स, पहले इतना आपको नोट करिए और फिर हम आपको कुछ कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं उसके लिए बता रहे हैं आपको। आइए स्टूडेंट्स, अब वीडियो के इस आखिरी सेशन में आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, जहां की बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। तत्वों को कैसे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का आपको परमाणु संख्या याद है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, ठीक है। तो आपने परमाणु संख्या लिखा 6, द्रव्यमान संख्या लिखा 12। तो क्या इस तरह से उसका हम निरूपण करेंगे? इस तरह से लिख पाएंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान जो है 12 है। या फिर इस तरह से लिखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12, या कार्बन का परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान जो है 12। अब आपको देखना, इस 4 तरीके से हमने लिख दिए स्टूडेंट्स। आपको पता लगाना है, अथवा मान लीजिए कार्बन का परमाणु संख्या ये 6 है और द्रव्यमान 12, किस तरह से लिखा जाए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है गलत है, एकदम कंफर्म काट लो। मैं कह रहा हूं बहुतों को मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स कि कहां पे परमाणु संख्या और कहां पे द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या का ये जगह नहीं है, सॉरी, ये परमाणु संख्या का जगह नहीं है, द्रव्यमान संख्या यहाँ हो सकता है। तो ये गलत है, तो साथ में ये भी गलत है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है।
और यहाँ पे इसको भी आप सही रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, और ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब ये निकाला आपने कि अगर ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या अगर आपको दिया गया है 11 और द्रव्यमान जो है 23 है, तो आप चाहें तो 23 यहाँ लिख दीजिए, ये सही है। अथवा सोडियम का परमाणु संख्या 11 और यहाँ पर 23 लिख दीजिए, ये भी सही है। देखिए किसी भी सूरत में सोडियम का परमाणु संख्या 11 और 23 यहाँ अगर आप लिखते हैं तो ये गलत है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, 23 आप यहाँ लिखेंगे, ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब आप यह निकाल रहे हैं कि अगर कोई परमाणु एक तत्व है X, तो उसका परमाणु संख्या Z यहाँ लिखा जाएगा, द्रव्यमान यहाँ लिखा जाएगा। अथवा या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए ये X अगर एक, तो आप परमाणु संख्या यहाँ लिख दीजिए और द्रव्यमान संख्या यहाँ भी लिखिए, ये दोनों चलेगा। बात समझ में आई? कोई भी तत्व जैसे लोहा है मान लीजिए तो 26 यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके संकेत के ठीक नीचे पीछे, वो भी आगे की तरफ नहीं, आगे जैसे लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक कहलाएगी। तब तो आप देखिए ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या लोग 2 पढ़ देते, और हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 पढ़ देते, और नाइट्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 पढ़ देते। तो आप तो कह रहे हैं कि 2 तत्वों के परमाणु संख्या कभी बराबर ही नहीं होता, मतलब ये परमाणु है ही नहीं, ये अणु हो गया। तो आइए इसके बाद स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आज मैं सवाल नहीं बताऊंगा, केवल एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं। जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारी संख्या निकालना आपको बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल ये जानिए, जगह थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु एटम, आप इसको इस परमाणु में आप इसको उदासीन परमाणु कहिए, उदासीन परमाणु, और एक परमाणु को आप आवेशित परमाणु कह सकते हैं, आवेशित परमाणु। मतलब कि न्यूट्रल एटम और चार्ज, आवेशित माने चार्ज। अब देखिए अगर कोई परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु की खास बात होती है कि उदासीन परमाणु में E माने इलेक्ट्रॉन, P और Z तो परमाणु संख्या है, तो P और Z तो हमेशा बराबर होते हैं। तो उदासीन परमाणु में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या ऑलवेज इक्वल होगा, तभी जाके उदासीन होगा। अगर ये बराबर E और P बराबर होते हैं, क्योंकि P का ही दूसरा नाम एक तरह से Z है, समझ जाइए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होंगे, हमेशा बराबर होगा। आवेशित जो होते हैं ना, तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि आवेशित परमाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं आप धन आवेशित, धन आवेशित, और दूसरा होता है ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। तो आपको याद रखना होगा कि परमाणु आवेशित चाहे धन हो या ऋण हो, किसी भी सूरत में E और P बराबर नहीं होते। मतलब इसमें भी अगर धनावेशित है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे Na+ हो गया, और यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे Cl- हो गया, और यहाँ पर अगर उदासीन की बात करें तो जैसे O हो गया। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा। लेकिन क्या नहीं बराबर होगा, तो याद रखिएगा कि E जो है बराबर नहीं होगा P के। हाँ, P हमेशा Z के बराबर होगा, क्योंकि P और Z एक ही चीज है। इसमें भी वही बात है कि E जो है P के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये जो P है वो Z के बराबर ही होगा। अब याद रखना है कि जब आवेश में धन आवेश हो जाए स्टूडेंट्स, तो धन आवेश बनता है इलेक्ट्रॉन निकल जाने से। मतलब इस केस में हमेशा, अब देखो ना, कोई कहता है कि x y के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बड़ा है y से अथवा x छोटा है y से, यही ना 2 कंडीशन होंगे। तो जब ये बराबर न हो और धनावेशित हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन छोटा होगा और प्रोटॉन बड़ा होगा। आपको निकाल कर दिखाएंगे। मतलब अगला जो वीडियो हम लोगों का है इसी पे होने वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आज समय अभाव में मैं यहीं पे बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। जब हम लोग नेक्स्ट माने कल ही
मैंने लंबा वक्त नहीं लगना है। अब कल ही एक वीडियो फिर आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। फिर उसके अलावा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक क्या है इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे, पूरे विस्तार के साथ करेंगे। कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा और फिर भेंट होगी हमारी और आपकी एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।